बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक पेशी के आफ्टर शॉक्स अभी भी जारी हैं। पहले उनकी एक तस्वीर लीक हुई मुख्तलिफ एंगल से और अभी उसी एंगल से एक वीडियो भी मंजर आम पे आई। कहने को ये 2, 3, 4 सेकंड का क्लिप है, वही विजुअल है, वही मनाजर है, वही इमरान खान, वही उनका चेहरा, लेकिन एक बार फिर से लोग वो वीडियो शेयर करना शुरू हो गए सोशल मीडिया के ऊपर। ये खाली 3-4 सेकंड का क्लिप है और इस टाइम सोशल मीडिया पर छाया है। इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ एंगल से किसी एक शख्स ने नहीं, बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी ये अटैम्प्ट की और चूँकि उस टाइम तो खलबली मच गई कि किसने लीक कर दी ये वीडियो, तो लोगों ने जिन्होंने बनाई होगी वो रुक गए। अभी थोड़ा माहौल ठंडा हुआ तो लोगों ने फिर से ये सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया और वही सारे मनाजर अभी भी नज़र आ रहे हैं। तो इमरान खान के दीवानों का, इमरान खान के शदाइयों का कुछ नहीं हो सकता। आप उनको इमरान खान से जितना दूर रखने की कोशिश करेंगे वो उतना उनमें इन्वॉल्व होते नज़र आ रहे हैं। मैंने कल मियाँ साहब की तकरीर का एक छोटा सा हिस्सा देखा, सोशल मीडिया पर वायरल था और उन्होंने गिला किया कौम से। आपसे भी गालबन उनका गिला है, आप जवाब दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में अगर देना चाहें। तो वो गिला कर रहे हैं कि एक वज़ीर आज़म को, अपनी मिसाल दे रहे थे कि वज़ीर आज़म को नाअहल कर दिया गया और कौम खामोश होकर बैठी रही। तो मियाँ साहब को शायद अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये कौम ने हाल ही में एक तारीख रकम करके दिखाई। जब एक वज़ीर आज़म को घर भेजा गया तो फिर ये लोग खामोश नहीं बैठे। फिर जो मनाजर इस तारीख ने देखे हैं, आप इमरान खान को तो कैद कर सकते हैं, इस मुल्क की तारीख को कैद नहीं किया जा सकता। वो अभी भी उसी तरह से है और लिखी जा रही है, एक एक लफ्ज़, एक एक दिन इस तारीख का लिखा जा रहा है और आपके सामने है कि कौम खामोश होकर नहीं बैठी। मैं आप लोगों से भी पूछता हूँ, जैसे मियाँ साहब पूछते हैं ना मेरा अपनी कौम से गिला है, तो मैं भी आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि कितने लोग हैं आप में से जो हाल ही में रिसेंट हिस्ट्री में एक वज़ीर आज़म को निकाले जाने पर खामोश नहीं बैठे। उन्होंने अपने तय, अपने बिसात तक, जहाँ तक हो सका घरों से बाहर भी निकले, एहतजाज भी किया, आवाज़ भी उठाई और अभी तक ये सिलसिला जारी है। तो आप में से जो भी इमरान खान के लिए निकला, घरों से बाहर निकला, चाहे वो एहतजाज के लिए हो, झंडा थाम के निकला, या रूल ऑफ लॉ के लिए निकला, या पाकिस्तान के लिए निकला, इस मौके पर रजीम चेंज के बाद ज़रा सब्सक्राइब करके बटन दबाइए, ज़रा पता चले, हाज़िरी लगनी चाहिए आज कि कौन कौन था जो उस वक्त मुश्किल वक्त में खड़ा रहा। और रिजवान गिलज़ई का मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात के एग्जैक्टली वही वर्ड्स हैं जो मैं कहना चाहता था, वो उन्होंने दोहरा दिए। वो कहते हैं, मियाँ साहब, कौम तो वज़ीर आज़म को फारिग करने के ख़िलाफ़ 2 साल से मुसलसल एहतजाज कर रही है और इस एहतजाज को रोकने के लिए आप ही के भाई की हुकूमत और आप ही की बेटी की हुकूमतों ने किस कदर जोर लगाया कि ये एहतजाज ना हो सके, ये लोग ना निकल सके, ये जो आइन की हुर्मत के लिए लोग निकले ये ना निकल सके। ख़वातीन, चादर, 4 दीवारी, इन सब का तकद्दुस किस हद तक पामाल हुआ, उस वक्त हुकूमतें किन की थीं। आज अमेरिका तक का मुल्क जो है, जिनके खिलाफ ये सारे लोग कहते हैं कि जनाब इनको परवाही कोई नहीं है, वो भी अब चीख रहा है कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई। अमरीकी जो डिपार्टमेंट है बराए इंसानी हकूक़, वो आप ही के भाई की हुकूमत के दौरान होने वाले जो वाक़यात हैं, ख़ास तौर पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से, उनको किस तरह से बयान कर रहा है, आप वो भी देखें। तो ये सारे लोग कोई अपने ज़ाती मुफाद के लिए तो नहीं निकले थे, ये भी इसीलिए निकले कि एक वज़ीर आज़म को ज़ोर ज़बरदस्ती से घर भेज दिया गया, जो कि नहीं जाना चाहिए था लेकिन भेजा गया। NA-48 मुल्तान में इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन आज हुआ और उस वक्त उसकी क्या सिचुएशन है, सोशल मीडिया पर क्या क्लिपिंग आ रही है। मतलब एक तरफ PTI के या सुन्नी इत्तेहाद के बैरिस्टर तैमूर, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के कासिम गिलानी, इन दोनों के दरमियान ये इलेक्शन और जो माहौल है वहाँ पर, मतलब रिटर्निंग अफसर के दफ्तर तक नहीं जा सकता कैंडिडेट, RO के दफ्तर अपना नतीजा लेने के लिए नहीं जा सकता, जो कि आइन और कानून उसको इजाज़त देता है। आगे पुलिस की नफरी है, एक तरफ प्रिजन वैन्स हैं और जनाब ऑर्डर है कि नहीं जा सकते, नहीं, बिल्कुल किसी सूरत जा ही नहीं सकते। तो मैं ये सोचता हूँ कि ऐसे इलेक्शन का क्या फ़ायदा। अब PTI जीते या PTI हारे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। कोई 1-2 बंदे ज़िमनी इलेक्शन में जीत जाए, ये कोई नैरेटिव नहीं है कि कोई जीत गए या कोई हार गए। ये तब मैटर करेगा ये चीज़ें जब आप इलेक्शन के रिफॉर्म्स को फाइनलाइज कर लेंगे, जब आप एक उस प्रोसेस को फाइनल कर लेंगे कि हाँ जी अब मुकाबला होगा। अभी तो वन साइडेड सारी चीज़ें चल रही हैं। अब तो पता है कि ज़िमनी इलेक्शन में क्या होना है, अभी तो पता है कि किस तरीके से 45 को 47 में बदला जाता है। अभी तो पता है कि जनाब अगर एक रिटर्निंग अफसर बैठ के ये डिसीजन कर दे तो उसको रिवर्स कराने के लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। एक रिटर्निंग अफसर जो हुकूमत के मातहत हो, वो कोई फैसला कर ले कि जनाब मेरा फैसला अटल है, ये अवाम ने जो वोट दिया मैं इसको एक साइड पर करता हूँ, तो उसको रिवर्स कराने के लिए आपको कितने प्लेटफॉर्म्स पर जाना पड़ता है, कितनी आपको अपीलें फाइल करनी पड़ती हैं,
कितने हाई कोर्ट्स में, कितने ट्रिब्यूनल्स में जाना पड़ता है, ये एक अलग डिबेट है। इसलिए अब जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं है, जबकि इलेक्शंस के हर किस्म के लूप होल्स आपके सामने आ गए। अभी तो फाइट इस चीज़ की है कि जनाब ऐसे कोई इलेक्शन नहीं, अब कोई इलेक्शन हो तो वो कानूनी तकाज़ों के मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक, और ये इन सारे फॉर्म 45, 47 इन झंझटों से हट के कोई जो कहते हैं इस्लाहात, इलेक्शन रिफॉर्म्स, उनके तहत उनके ताबे अगर इलेक्शन हो तो तब उसकी कोई क्रेडिबिलिटी मानी जाएगी। वरना अब तो जो मर्जी कर लें आप, जब आवाम को ये पता चल गया कि जनाब उनके वोट की कोई वक़्त नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, इस कदर डिसअपॉइंटमेंट जब आप आवाम में डाल देंगे तो ये सबसे बड़ी ज़्यादती है, ये सबसे बड़ा एक मनफी एलिमेंट है इस सारे एपिसोड में। मैं तो कहता हूँ जब आप आवाम से उनकी उम्मीद, उनकी होप छीन लें, आवाम की ताकत तो वोट है ना, जब उसको ये रियलाइज़ होने लगे कि मेरे वोट की भी कोई वैल्यू नहीं है तो फिर इन रिटर्न कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस सारी प्रैक्टिस का कोई फ़ायदा नहीं है। ये ला हासिल बहस है कि जनाब ज़िमनी इलेक्शन है, इधर पुलिस की नफरी है, उधर वोट डल रहे हैं, इधर रिजल्ट तब्दील हो रहा है, दैट्स इट। क्या फ़ायदा इस प्रैक्टिस का, इतना आवाम का पैसा खर्च करने का? तो इलेक्शन रिफॉर्म्स तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई बात बनेगी। इसी से जुड़ा एक मामला कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने जा रहा है, ज़रा उसके ऊपर आ जाइए। इस्लामाबाद के तीनों हलकों में इलेक्शन धांधली के खिलाफ जो पीटीआई के 3 उम्मीदवार थे, शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल, इन तीनों की अपीलों पर कल एक अहम समाअत होने जा रही है। क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो जज हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उन्होंने बड़ी एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन साहब आप भी अपने फॉर्म 45 ले आइए, जो जीते हुए उम्मीदवार हैं वो भी फॉर्म 45 ले आए, जो हारे हुए हैं वो भी ले आए, रिजल्ट रिकॉर्ड तो तीनों के पास होगा, तो पता चल जाएगा कि टैंपरिंग कहाँ पे हुई है, रिजल्ट किसका ठीक है। जब 9 को बनाया गया, 1 को 9 बनाया गया, 6 को 8 बनाया गया और सिफर के पीछे एक लगा के उसको 10 बनाया गया, तो ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से मैच हो सकती हैं, क्लियर हो सकती हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। अभी थोड़ा सा लंबा चलेगा, ऐसे ही नहीं कि कल ही फैसला हो जाए, लेकिन अगर ये तीनों नशिस्तें मुस्लिम लीग नून लूज़ करती है किसी स्टेज पे जाके, या पीटीआई इसको वापस लेती है, तो ये पीएमएलएन के लिए तो एक सेटबैक होगा ही, लेकिन ये उस इलेक्शन रिफॉर्म की तरफ रास्ता खोल देगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि भाई पता चल जाएगा कि हाँ जी ये धांधली से हुआ था, ये इस तरीके से वारदात डाली गई थी, इसलिए दोबारा ऐसा ना हो उसके लिए इलेक्शन रिफॉर्म्स करना पड़ेंगे। तो ये सारा कुछ हो रहा है, तो देखते हैं अब कल अदालत में क्या होता है। उसके साथ साथ एक और बहुत अहम केस कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने जा रहा है, और वो ऑब्वियसली इमरान खान से मुतालिक टेरियन वाइट केस है, जो कि 1 साल के बाद दोबारा से खोला जा रहा है। मुझे इसका कोई ऐसा तो बैकग्राउंड नहीं पता कि क्यों अचानक से ये मंजरेआम पर आया, क्यों ये केस खुल गया, क्योंकि कुछ केसेस नैब के भी बन रहे हैं, आगे चल के उस पर भी बात करते हैं। लेकिन ये जो स्पेसिफिक केस है जिसको 1 साल पहले बेंच में शामिल 2 जजेस ने नाकाबिले समाअत करार दे दिया था, वो दोबारा से ओपन हो गया। तो इसके हवाले से जो पीटीआई के या इमरान खान के वकला हैं, उन्होंने 5 सवालात रखे हैं आपके सामने के, या जजेस के सामने या अदालत के सामने या कानूनदानों के सामने, कुछ भी कह लीजिए, कि 5 सवालात हैं जिनका जवाब जानना बड़ा ज़रूरी है इस केस के सिनेरियो में या पस मंज़र में। नंबर 1 ये कि 30 मार्च 2023 को जिस बेंच ने फैसला महफूज किया था, क्या वो बेंच ख़त्म करके दोबारा बेंच कोई तश्कील दिया जा सकता है? लाइक एक बेंच फैसला सुना चुका, फिर आप कोई दूसरा बेंच बना दें बगैर अपील के, बगैर किसी चीज़ के, इज़ इट पॉसिबल? सवाल नंबर 2, उस बेंच में मौजूद 2 जजेस जब अपना जुडिशल माइंड पहले ही डिस्क्लोज कर चुके हैं, क्या दोबारा से उस केस को इस तरह से सुना जा सकता है? सवाल नंबर 3, जस्टिस अरबाब जो पहले उस बेंच में शामिल थे और ऑलरेडी अपनी जजमेंट दे चुके हैं, क्या वो फिर से इस बेंच में बैठ सकते हैं? ये क्वेश्चन पीटीआई के लॉयर्स की जानिब से पूछा गया। फिर वो ये एक सवाल उनके जहन में ये भी है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस पहले से ही जुडिशल ऑर्डर पास कर दें, तो क्या उस जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी में 3 मेंबर बेंच ये केस सुन भी सकता है, जो अभी 3 मेंबर बेंच बना है जो कल सुनने जा रहा है? फिर 5वां सवाल भी ये पूछते हैं कि क्या 2 जजेस के जुडिशल ऑर्डर को कोई तीसरा जज किसी प्रेस रिलीज़ के ज़रिए ख़त्म कर सकता है? इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, जो कि ये बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हुआ, इसका एक तनाज़ा चलता आ रहा है इस केस के हवाले से, इसके बैकग्राउंड के हवाले से। तो इसके जवाबात पीटीआई और उनके लॉयर्स ढूंढ रहे हैं। खैर इसकी कल समाअत होने जा रही है, तो पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। क्या वंस फॉर ऑल ये केस सेटल डाउन होने जा रहा है, या अभी इस केस में झाड़ पहुँच के इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई और चीज़ निकालना बाकी रह गई है? फिर ख़बर यह है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना का
नैब का यानी एक और रेफरेंस आने वाला है। उस जो तफ्तीश है, तहकीक है, वो अब रेफरेंस के मरहले की जानिब बढ़ रही है। यानी इमरान खान पर एक की बजाय 7 घड़ियाँ अब डाल दी गई हैं कि खिलाफ कानून उन्होंने अपने पास रखी, उनको खिलाफ कानून बेचा और पैसा बनाया। इमरान खान के ख़िलाफ़ ये जो अभी नई इंक्वायरी हो रही है, उसकी जो रिपोर्ट अभी तक मंजर आम पे आई, उसके मुताबिक उनके ख़िलाफ़ 10 कीमती तोहफे अपने पास रखने का और बेचने का इल्ज़ाम लगाया गया है। यानी कहा गया है कि 7 घड़ियाँ जो हैं कीमती, वो उन्होंने अपने पास रखी और कीमत लगवाए बगैर ही उन्होंने बेच दी, ये इल्ज़ाम है। आगे बढ़ते हैं, किसान के दुख को थोड़ा सा शेयर करते हैं, बिकॉज़ इस टाइम बड़ा मुश्किल में है किसान, बड़ा डिप्रेस है, बड़ा होपलेस सिचुएशन में नज़र आ रहा है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से एक ऐसा ऐलान किया गया जिससे किसानों को थोड़ा हौसला हुआ कि अगर पंजाब हुकूमत उनसे 3900 रुपये फ़ी मन के हिसाब से गंदम नहीं खरीदती तो हम ख़रीदेंगे। ये खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया। ये ऐलान ऐसा था जो पंजाब हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया, बहुत बड़ा चैलेंज के किसान अपनी पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है कि आप हमसे 3900 रुपये फ़ी मन गंदम नहीं ख़रीद रहे, 2300, 2400, 2500, 2700 रुपये तक इतनी सस्ती गंदम जा रही है। और एन उन्हीं लम्हात में जब किसान इतना डिप्रेस था कि उसे लग रहा था कि उसका सारा सरमाया ज़ाया हो रहा है, तो उधर से खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने उन्हें एक उम्मीद दिलाई कि आप हमारे पास आ जाइए, हम आपको 3900 रुपये फ़ी मन कीमत अदा करेंगे। लेकिन फिर ये चीज़ पंजाब हुकूमत कैसे इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर सकती थी, और उन्होंने गंदम की पंजाब से पख्तूनख्वा तरसील रोकने के लिए एंटी स्मगलिंग के नाम पर चौकियां कायम कर दी, ऑर्डर्स जारी कर दिए कि जनाब ये गंदम ऐसे बगैर परमिट के नहीं जा सकती वहाँ पे। मतलब इसको एंटी स्मगलिंग यानी स्मगलिंग के ज़ुमरे में ला के इसको रोकथाम के लिए नाम दिया गया। हालांकि ये तिजारत हो सकती है। ये किसान जो अपनी गंदम का असल रेट लेने के लिए अगर किसी दूसरे सूबे में बेच रहे हैं, तो क्या ये स्मगलिंग हो सकती है? क्या अपना हक मांगना ये कोई स्मगलिंग के ज़मरे में आता है? ये कोई इंडिया तो जाके स्मगल कर नहीं रहे, अफ़गानिस्तान तो स्मगल कर नहीं रहे, एक सूबे से दूसरे सूबे अपने ही मुल्क में, ये तो तिजारत है। लेकिन नहीं जनाब, वो कह रहे हैं कि चौकियाँ कायम करें और बगैर परमिट के नहीं जाने देंगे। और परमिट मिलना भी कोई नहीं है, मुझे नहीं लगता मिलेगा। किसी मिल भी गया तो किसी असर और रसूख वाले को मिल जाएगा, आम शख्स को तो नहीं मिलने लगा। आम किसान तो बेचारा वैसे ही पड़ा रहेगा 2300 रुपये गंदम लेके। तो ये सिचुएशन है। जाते जाते थोड़ी सी बात बिश्केक की सूरत हाल पे इतलात आ रही है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे अब वो बाहिफाजत माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह वतन वापस पहुँचना शुरू हो गए। एक परवाज़ कल आई, 2 आज आ रही हैं, 2 लाहौर में, एक इस्लामाबाद में भी लैंड हो रही है। तो काफ़ी होपफुल अच्छी खबरें हैं। इसहाक डार का दौरा था बतौर वज़ीर ख़ारजा बिश्केक का, वो मनसूख कर दिया गया और बिश्केक के हुकाम की दरख्वास्त पर या उनके कहने पर ही एक तरह से मनसूख हुआ कि जनाब आपको आने की ज़रूरत नहीं है। हालात वो कह रहे हैं कि उनके अकॉर्डिंग नॉर्मल है, लेकिन स्टूडेंट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि अभी भी उनको खदशात और ख़तरात हैं। बहरहाल अभी जितनी जल्दी हो सके ये एवैक्यूएशन कंप्लीट हो जाए तो ज़रा स्टूडेंट्स भी रिलैक्स हो जाएंगे, फिर ज़रा छुट्टियां हो जाएंगी और उसके बाद ज़रा हालात नॉर्मल हो तो फिर इन्हें भेजा जाए, क्योंकि इनके आखिरी सेमेस्टर्स चल रहे हैं तो अपनी स्टडी भी कंप्लीट करनी है। इतना टाइम लगाया तो वो सारा लॉस में ना चला जाए, इसलिए फ़िलहाल इनको मेंटली रिलैक्स करने के लिए भी और इनकी सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है कि एवैक्यूएशन प्रोसेस एज सुन एज़ पॉसिबल मुकम्मल कर लिया जाए। अभी तक के लेते हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।